सबसे पहले मैं अपना ही बता देता हूँ। अभिषेक चौधरी नाम है मेरा और मैं हनुमानगढ़ से हूँ और अभी इफ़को में जॉब कर रहा हूँ। इफ़को एजीटी में नागौर पोस्टिंग है मेरी और सर का मैं स्टूडेंट भी हूँ और जितना ज़्यादा बताया उतना नहीं है, पर कुछ न कुछ हासिल किया है लाइफ में मैंने। तो अभी आपका तो एग्ज़ाम नियर बाई होगा 14 मई को। अच्छा, देखो बढ़िया तैयारी करो सभी, मेरा तो यही कहना है। और क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे फोकस करो, क्योंकि क्वालिटी होती है जो हमें आगे ले जाती है। पढ़ने को आप 4 बुक पढ़ लोगे, 8 बुक पढ़ लोगे, पर उसका क्या मतलब रहेगा जब आप जाके पेपर में कोई आंसर ही नहीं कर पाओगे उन क्वेश्चन से। उससे बढ़िया है कि आप 1 बुक पढ़ के जाओ, उससे जो 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन या 50 जो भी आए वो सही करो। क्योंकि एट द एंड ये मैटर नहीं करता कि आपने कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा, ये मैटर करता है कि आपकी एक्यूरेसी क्या है पेपर में, वही सिलेक्शन दिलाता है। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि कभी जो इजी चीज़ होती है उसे लाइट में मत लेना, वही डिसाइडिंग फैक्टर होता है। जो हार्ड चीज़ होती है, सपोज दैट वो आप पढ़ोगे, क्या गारंटी आप सही कर सकते हो? नहीं कर सकते, बहुत कम चांस है। पर जो इजी चीज़ होती है कम से कम उसे तो सही करने का ट्राई करो, वो तो आपका गलत ना हो। अगर वो आपका क्वेश्चन गलत होता है कभी भी, तो आप कंपटीशन से ही बाहर हो रहे हो, क्योंकि जो बाकी सारे 99% लोग होंगे वो तो उस क्वेश्चन को सही कर रहे हैं और आप उस हार्ड वाले के चक्कर में उसे गलत कर रहे हो, आप तो वैसे ही आउट हो गए। मैंने बैंक भी क्वालिफाई किया है, प्री पीजी भी 2 बार क्वालिफाई किया है। देखो आप सोचते हो कि हम सिलेक्शन ले, चलो ठीक है, पर एम ये रहना चाहिए कि मैं इस कॉलेज को लूँ और आप वो सिर्फ एक प्रेफरेंस फिल करो और आपको वो कॉलेज मिले, तभी मज़ा आता है सिलेक्शन का। वरना उसमें तो चलो ठीक है सिलेक्शन मिल जाएगा, आप सोचोगे ये 10 लिस्ट भर देते हैं, इसमें से ये 2 मिल गया, पर जो अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन होता है वो तभी आता है जब आप चूज़ करो कि मुझे ये कॉलेज लेना है, ये सब्जेक्ट लेना है, ये डिपार्टमेंट लेना है। देखो तैयारी करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अपने को पता है कि ये डेस्टिनेशन है हमारी, पर किस रास्ते से जाना है उस रास्ते का तो पता होना चाहिए। अब मेरे को सपोज दैट यहाँ पे जयपुर आना था, मुझे ये तो पता होना चाहिए कौन से रास्ते से जाना है। तो आपका रास्ता क्या है? सिलेबस। आप में से कौन कौन बच्चे हैं जिन्होंने सिलेबस को देखा है, एक एक पॉइंट नोट किया है और फिर ये मिलाया है कि सर ने हमें ये टॉपिक करवाया कि नहीं करवाया और इस टॉपिक से क्वेश्चन आए कि नहीं आए। चलो वो आपने सिलेबस भी निकाल लिया, अब उसमें से सब कुछ नहीं आता है पेपर में। हमें मेजॉरिटी पोर्शन टारगेट करना होता है हमेशा। जो माइनर 10% होता है उसको मैं तो यही कहता हूँ कि स्किप करो, छोड़ो। जो 90% है उसे ऐसा स्ट्रॉन्ग कर लो कि उसमें से 85 हमारे हो जाए तो बस बढ़िया है। जेट में ना 480 का होता है सर, मैक्सिमम एक बार शायद गई थी 300 या 350 कट ऑफ, पिछली बार तो कम ही थी सर। तो कभी 100% तो कट ऑफ जाती नहीं है, 50 या 60% के पास में रहती है, तो क्यों आप 110% के चक्कर में पड़े रहते हो? जो सर यहाँ पे कोचिंग में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं सिलेबस या स्टडी मटेरियल जो भी, वो मोर देन इनफ है। अगर आप उसे भी पढ़ लेते हो तो बहुत ज़्यादा है। चलो वो जैसे आपने सिलेबस ले लिया, सिलेबस में देख भी लिया, और फिर आपको ये भी एनालिसिस करना है कि पेपर किस तरीके से आएगा। तो फिर उठाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसमें से बिल्कुल नहीं आ रही, पिछले 5 साल से नहीं है। तो मैंने फिर बाद में जो 2 महीने बचे मेरे पास में, जो क्वालिटी का टाइम होता है, उस टाइम सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है और प्रेशर में ही पढ़ने का मज़ा अलग है। तो फिर 2 महीने मैंने सिर्फ वही चीज़ें टारगेट की जो पिछले सालों में आई थी, या मैंने उन चीज़ों को छोड़ दिया जो पिछले कभी सालों में आई नहीं थी पर हमारे सिलेबस में थी। इसलिए छोड़ दिया क्योंकि बेसिक नॉलेज उनका था, आएंगी तो देखी जाएगी, कर लेंगे। पर जो ये आ रहे हैं, हर साल से आ रहे हैं, हमें कन्फर्म पता है ये आएगी, तो उस चीज़ को स्ट्रॉन्ग किया। मैंने जब तैयारी शुरू की थी ना, मैंने कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी। सबसे पहले मैं जो भी बुक्स थी वो ले आया, अपनी तैयारी शुरू कर दी। एट द टाइम मैंने रट्टा तो सब कुछ मार लिया था,
और मुझे ये नहीं पता था कि ये चीज़ें हैं, ये इससे ऐसे लिंक भी हो सकती है, कैसे पढ़ना है इनको। अब रट्टा मारा हुआ तो काम में नहीं आता है पेपर में। वो टाइम गया, फिर कोचिंग ज्वाइन की थी मैंने, तो सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही मिला कि सब चीज़ें बेसिक से बताते हैं सर। ये तो आप लोगों ने इतने टाइम से कोचिंग कर रहे हो, नोटिस भी किया होगा। ईच एंड एवरी स्टेप शुड बी वेरी क्लेरिफाइड, प्रिसाइज होता है, और सब कुछ इनका फिक्स होता है रोड मैप। आपको बस उसके अकॉर्डिंग चलना है, जैसे जैसे सर बताते हैं उसके अकॉर्डिंग चलते जाइए आप। एट द एंड इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये आपको मंजिल तक पहुंचाना। जब बाद में कोचिंग लेना शुरू किया तो सर का गाइडेंस मिला, तभी सब कुछ ये पॉसिबल हो पाया, तभी सब कुछ बाद में चीज़ें समझ में आने लगी। क्योंकि सिर्फ रटे रटाए से काम में नहीं चलता है, पेपर डायनेमिक आता है, वहाँ पे हमारा माइंडसेट कैसे काम करता है, पेपर के ओरिएंटेड। फिर जो टेस्ट भी दिए जाते हैं हमें सर से डेली टारगेट टेस्ट मिलते थे, डेली या वीकली। सर हमें टारगेट देते थे कि ये आपका पोर्शन है, ये क्लियर करना है। तो इस चीज़ में मैं थोड़ा सा सर से उल्टा चलता था। सर को अगर बुरा लगे तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, पर ये पर्सनल ओपिनियन है मेरा। सर हमेशा बोलते थे कि आप पहले पढ़ के पेपर दीजिए। मेरा ये मानना है कि आप पहले पेपर दीजिए, फिर आप एनालिसिस कीजिए, क्योंकि आप जब एट द टाइम पढ़ेंगे ना तो आपको सब कुछ याद होगा। पर 10 दिन बाद में क्या पढ़ेंगे, जो 10 दिन बाद में पढ़ा हुआ है वो याद रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि पेपर में हम एक दिन में सब कुछ पढ़ के नहीं जा सकते हैं। तो हमें उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए मैं पहले टेस्ट देता था और फिर वो आइडेंटिफाई करता था कि क्या क्या मुझे नहीं आ रहा है। फिर सर से कंसर्न करता था, सर ये नहीं आ रहा है, ये समझ में ही नहीं आ रहा है। मेरे को 2 बार हो गए, 3 बार हो गया, मुझे समझ में नहीं आया। सर ने कई बार तो मुझे पर्सनल क्लास लेके बैठाया। कई बार हम 3-4 स्टूडेंट थे तो जूम क्लास भी ली है हमारी अलग से सर ने। और फिर हमें लास्ट में प्रैक्टिस सेट भी मिलते थे, आपको भी मिल रहे होंगे सर। तो उनसे हमें ये आइडिया हो जाता था कि पेपर में क्या आएगा और किस लेवल से आएगा, क्योंकि वो एक अप्रोच से नहीं बनते थे हमारे टेस्ट। अलग अलग अप्रोच रहती थी उनमें, कि कोई ऐसा टेस्ट आ गया जो बिल्कुल इजी क्वेश्चन आ गए, किसी में हार्ड आ गया, किसी में ट्रिकी आ गया, किसी में एक सब्जेक्ट का पोर्शन ज़्यादा आ गया। तो हमें एट द एंड जब पेपर देने गए तो सब कुछ आइडिया था कि कैसे कैसे आएगा, क्या क्या आएगा, हमें कैसे करना है। सर से गाइडेंस मिलती रहती थी टाइम टू टाइम, उसी की सब बदौलत है आज। और सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और बुरा तो नहीं लगा। एक बात और बताना चाहता हूँ, चलो ये आपको सब जगह मिल जाएगा, गाइडेंस भी मिल जाएगी, नॉलेज भी मिल जाएगा, और आपको एक मोरल सपोर्ट भी मिलता है, वो सबसे बड़ी बात है। मुझे तो बहुत ज़्यादा मिला है। मेरा फर्स्ट टाइम प्री पीजी में रैंक था 12th, और अनफॉर्चुनेटली कोई इंसिडेंस था पुराने, उसकी वजह से मेरी डिग्री नहीं आई थी और मेरा एडमिशन नहीं हुआ। उस टाइम सर का बहुत बड़ा सहारा था मुझे। इन्होंने मोटिवेट किया कि आपकी तैयारी कभी व्यर्थ नहीं जाती है। एक टाइम तक तो क्विट कर चुका था कि नहीं करना ऐसे वैसे, फिर सर का सपोर्ट मिला, इन्होंने बहुत मोटिवेट किया। उसके बाद में फिर से तैयारी की, फिर बैंक क्वालिफाई किया, इंटरव्यू में गया। इंटरव्यू में फिर वही दिक्कत आ गई, मेरे पास में वो डिग्री नहीं थी पीडीसी, फिर वहाँ से भी वापस आना पड़ा। अब चलो ना हो तब वापस आना पड़े वो अलग बात होती है, तो मैंने तो सिलेक्शन लेके वापस आ रहा था, इससे बड़ी बात क्या होगी। और फिर भी सर का बहुत बड़ा सपोर्ट था मुझे, और वो मोरल सपोर्ट मैटर करता है। और अगर सर नहीं होते तो मैं तो तैयारी क्विट कर चुका होता आज तक। आपको फेलियर से नहीं डरना है, ये सर ने सिखाया था मुझे। फेलियर से सीखना है हर बार, कि आपने जो गलती पहले कर दी वो अब आगे ना हो, और उसको कैसे सुधारा जाए। तो इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा आभारी हूँ सर का, इस चीज़ के लिए।